देखिए आपका एससी एसटी एक्ट की भूमिका आपका कल बांधी गई थी, यानी कि और भूमिका में आपका भाई डिटेल में नहीं बताया गया क्योंकि डिटेल में आपका मैंने मेंस में वहाँ आएगा नहीं, इसलिए आपका थोड़ा बहुत भूमिका शार्ट कर दी गई थी। अब एससी एसटी एक्ट के तहत जो क्वेश्चन आते हैं पहले उन क्वेश्चनों को निकाला जाए। देखिए आपका जो क्वेश्चन शुरुआती दौर में इस समय बन रहे हैं कई राज्यों में, वह आपका क्वेश्चन ये बन रहा है कि एक तो कानून का पर्पज पूछ दिया जा रहा है, यानी कि कानून का उद्देश्य पूछ दिया जा रहा है। उसके बाद कानून की विशेषता भी पूछ दी जा रही है। उसके बाद आपका प्रमुख संशोधन भी पूछ दिए जा रहे हैं। इस कानून में 2 बार महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं। व्यापक संशोधन 2015 में हुआ, वह पूछ सकता है सेक्शन वाइज क्या क्या बदलाव लाया गया। और जो आपका संशोधन हुआ गिरफ्तारी के मामले में कि प्रारंभिक जांच की आवश्यकता नहीं होगी और एफआईआर बिना प्रारंभिक जांच के किया जाएगा, 18 ए धारा जोड़ी गई है, वह पूछ सकता है। तो शुरुआती दौर में जो हम चल रहे हैं आपका पहले पर्पज पढ़ा रहे हैं। कोई भी कानून किसी उद्देश्य के लिए बनता है और जब भी उस उद्देश्य को लिखिए तो अगर कहीं संविधान से उसका उद्देश्य अटैच होता है तो संवैधानिक प्रावधानों को भी जरूर लिखना पड़ेगा। तो आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद माने भारतीय संविधान की उद्देशिका तथा अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में समता का अधिकार प्रदान किया गया है। यानी कि संविधान का हमारा लक्ष्य ये है कि भारत में चाहे किसी भी जाति धर्म या संप्रदाय के लोग हैं, सबको क्या माना जाए, समान। ये लक्ष्य है। लेकिन प्राचीन काल से ही भारत में कुछ वर्ग या जातियां ऐसी थी जिनका शोषण होता था, जिनके प्रति अत्याचार होता था इत्यादि। अतः ऐसे अत्याचार का निवारण करने, इनको शोषण से बचाने, इनके कानूनी और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने, अस्पृश्यता का अंत करने इत्यादि के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 संसद द्वारा पास किया गया, जिसका उद्देश्य निम्नलिखित है। तो फिर एक बार गौर करना है कि जब भी किसी कानून का पर्पज लिखिए तो उस कानून का पर्पज मैं बता दूं आपका दिया रहता है। देखिए आपका फिर देखिए जब भी आप प्रियम माने उद्देश्य लिखिए किसी कानून का तो भूमिका तो भाई 5-7 लाइन लिखना है। और उसके बाद जो कानून में उसका प्रियम्बल दिया रहता है वही उसका उद्देश्य होता है। तो एससी एसटी एक्ट में जो प्रियम्बल दिया है, जो प्रस्तावना दी गई है, जो उद्देशिका दी गई है, वही इस कानून का पर्पज है, एम है, लक्ष्य है। यानी कि जिन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए कोई कानून बनाया जाता है उन लक्ष्यों का समावेश उस कानून में कहाँ किया जाता है, प्रियम्बल में, प्रस्तावना में। और एससी एसटी एक्ट में भी प्रियम्बल प्रस्तावना दी गई है या उद्देश्य दिए गए हैं जो निम्नलिखित हैं। अब अब देखिए नियम क्या है लिखने के। जब भी आप इन उद्देश्यों को लिखिए तो हम लिखवाएंगे सबसे अच्छा तरीका ये है कि ये उद्देश्य दिए गए हैं
और ये उद्देश्य जिन जिन धाराओं से अटैच होंगे या चाहे संविधान के जिन जिन अनुच्छेदों से अटैच होंगे या SC/ST एक्ट के जिन जिन धाराओं से अटैच होंगे, उद्देश्य लिखते समय केवल हेडिंग ही न डालिए, कम से कम 2 लाइन उन धाराओं का भी क्या करिए, उल्लेख। अब देखिए उद्देश्य, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों पर अत्याचार का अपराध करने का निवारण करना। यानी कि पहला उद्देश्य ये है कि जो SC और ST के वर्ग के सदस्य हैं, उनके ऊपर जो एट्रोसिटी का अपराध या अत्याचार का अपराध किया जाता है, उसका निवारण किया जाए। निवारण किया जाए का मतलब ये हुआ कि उसको रोका जाए। यानी कि पहला इस कानून का उद्देश्य ये है कि जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रति अत्याचार का अपराध किया जा रहा है, उस अपराध को प्रिवेंट करना और जो व्यक्ति अपराध कर रहा है उसे दंडित करना इस कानून का पहला लक्ष्य है। तो अब अत्याचार होता क्या है, इसके लिए दंड की धारा में है, ये कानून कैसे रोकता है, इस उद्देश्य की प्राप्ति कैसे करता है, ये सेक्शन वाइज लिखना ही होगा। तो अत्याचार के अपराध को आपका SC/ST एक्ट की धारा 2 में, धारा 2(1) में परिभाषित किया गया है। यानी कि नहीं, धारा 2A में, धारा 2 के खंड A में परिभाषित करते हुए यह बता दिया गया है कि अत्याचार के अपराध का मतलब वह होगा जो धारा 3 में दिया गया है। तो फिर कवर करिए, धारा 3 में 29 ऐसे कार्यों का वर्णन किया। पूरा नहीं लिखना, बस शॉर्टकट में देखिए मैं कैसे बता रहा हूँ। 29 जरूर लिखिएगा। 29 ऐसे कार्यों का वर्णन किया गया है जहाँ की अगर वह कार्य SC या ST के अलावा किसी अन्य वर्ग का व्यक्ति SC या ST के प्रति करता है तो यह अत्याचार का अपराध माना जाएगा और इसके लिए वह व्यक्ति दंड का क्या होगा, भागी। ये आपका अत्याचार का क्या करना, निवारण। इसके बाद आप लिख सकते हैं कि अत्याचार का निवारण करने के लिए आपका प्रिवेंटिव आपका प्रावधान किया गया है, अर्थात इस कानून में निवारक प्रावधान भी किया गया है आपका सेक्शन 10 से लेकर 13 तक में। इसी लाइन में आप जोड़ेंगे अभी निवारक प्रावधान, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि धारा 10 से लेकर 13 तक में प्रिवेंटिव प्रावधान किया गया है, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी व्यक्ति से ये आशंका है कि वह SC या ST के प्रति अत्याचार का अपराध कर सकता है, इस बात की पॉसिबिलिटी है, तो उसे उस क्षेत्र से बाहर किए जाने का आदेश दिया जा सकता है न्यायालय द्वारा। यानी कि तड़ी पार किए जाने का क्या दिया जा सकता है, आदेश। देखिए हमने किया क्या, एक उद्देश्य उठाया और उस उद्देश्य का हमने क्या किया कि वह उद्देश्य जिन धाराओं में क्या था, समाहित था, उन धाराओं को केवल और केवल हमने ऐड कर दिया। वही आपका भी कर्तव्य है कि जब घर पर पढ़िए तो ये सोच विकसित करिए कि जो पहला उद्देश्य है उसकी पूर्ति के लिए किसी भी कानून में, सब में ऐसे ही चलेगा, कौन कौन से प्रावधान रखे गए हैं। दूसरा उद्देश्य देखिए आपका, दूसरा उद्देश्य क्या है आपका, ये देखना है। दूसरा उद्देश्य ये है ऐसे अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालयों और अनन्य विशेष न्यायालयों का गठन करना।
यानी कि इसका मतलब ये हुआ, फिर एक बार देखिए, कि ऐसे अपराधों के ट्रायल के लिए आपका अलग से न्यायालय गठित किए जाएंगे, जिन्हें स्पेशल कोर्ट कहा जाएगा, एससी एसटी कोर्ट या अनन्य विशेष न्यायालय। तो ऐसी दशा में फिर सतर्क रहिएगा, यानी कि ऐसे मामलों का त्वरित निस्तारण किया जाए, शीघ्र निर्णय दिया जाए। इसके लिए सरकार आपका कह सकते हैं कि स्पेशल कोर्ट गठित करेगी, विशेष न्यायालय गठित करेगी या अनन्य विशेष न्यायालय गठित करेगी। अनन्य विशेष न्यायालय मतलब ऐसा न्यायालय जो अन्य मामलों को न देखकर केवल और केवल एससी एसटी एक्ट के तहत आने वाले ही मामलों को देखेगा। तो विशेष न्यायालय और अनन्य विशेष में अंतर है। विशेष न्यायालय का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए सत्र न्यायालय है तो वह अन्य भी मुकदमा देखेगा और एससी एसटी एक्ट वाला भी मुकदमा उसके यहाँ चलेगा। ये विशेष न्यायालय हो गया। और आपका अनन्य विशेष न्यायालय का मतलब कि वह न्यायालय अन्य मामलों की अब सुनवाई नहीं करेगा, केवल किन मामलों की सुनवाई करेगा जो इस अधिनियम के तहत अपराध घोषित किए गए हैं। पहले अनन्य था नहीं, 2015 में संशोधन करके अनन्य विशेष न्यायालय का प्रावधान किया गया। आगे बताया जाएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। अगला उद्देश्य का में देखिए भाई आपका, तो ये जो धारा लिखेंगे आपका सेक्शन 14 लिखेंगे, यानी कि धारा 14 में विशेष न्यायालय और अनन्य विशेष न्यायालय गठित किए जाने का क्या किया गया है, प्रावधान। अगला उद्देश्य देखिए, तथा ऐसे अपराधों से पीड़ित व्यक्तियों को राहत देने और उनके पुनर्वास का तथा उन उन तथा उससे संबंधित या उससे आनुषांगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम। यानी कि जो इस कानून के तहत जिनके प्रति अपराध किया गया है उनका उनको राहत दिया जाए, उनका पुनर्वास किया जाए। तो उनको राहत देने और पुनर्वास के लिए व्यवस्था की गई है और राज्य सरकारों का ये कर्तव्य है कि उनको मुआवजा दे। मुआवजा कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, आपका कह सकते हैं कि ये सरकार निर्धारित करती है और पीड़ित और साक्षी के अधिकारों का उल्लेख इस अधिनियम की धारा 15A में किया गया है। यानी कि पीड़ित या जिसके प्रति अपराध हुआ है उसको क्या क्या राइट होगा, इसका उल्लेख किस धारा में है, 15A में है, नई धारा जोड़ी गई है। और इससे आनुषांगिक बातें, यानी कि ऐसे अपराधों से जुड़ी हुई अन्य बातें, तो अन्य बातों में भले आप ज़्यादा न लिखिए, 2-3 बातें जरूर लिखिए। एक बात लिखिएगा कि विचारण कितने समय में पूरा किया जाएगा, अपील कहाँ होगी, कितने समय में अपील पूरी माने सुनवाई पूरी की जाएगी। अन्य बातों में धारा 18 और 18A जरूर डालिएगा, भले अपील अपील न लिखे। धारा 18 कहती है कि अग्रिम जमानत मिलेगी कि नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। और 18A कहती है जो 2018 में जोड़ी गई, उसको भी इतिहास सहित बताना पड़ेगा क्यों जोड़ी गई, क्या कारण था। इसको आपका 1 पेज 1.5 पेज हम लिखवाएंगे भी, क्योंकि ये लीडिंग को माने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है। तो ये धारा आपका 18A जोड़ी गई, जिसमें कि प्रावधान किया गया है कि किसी एससी एसटी एक्ट के तहत एफआईआर के लिए किसी की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है और प्रारंभिक जांच की भी आवश्यकता नहीं है। एफआईआर दर्ज करना क्या होगा, बाध्यकारी।
और गिरफ्तारी के लिए भी अनुमोदन आवश्यक नहीं। प्रारंभिक जांच की आवश्यकता नहीं, तुरंत क्या होगी? गिरफ्तारी। तीसरा एक महत्वपूर्ण पहलू है, आपका उस पर भी गौर करना है कि आपका भले किसी कानून में कुछ भी लिखा हो, लेकिन गिरफ्तारी के पहले जमानत इस कानून के तहत अभियुक्त को दी जाएगी कि नहीं? नहीं दी जाएगी। ये तीनों बातें किस सेक्शन में आपका समाहित हैं? 18A। तो 18A में FIR बाध्यकारी, तुरंत गिरफ्तारी बाध्यकारी और अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी। आपका फिर 18 एक दिखा दीजिएगा कि इस कानून का नेचर ये होगा कि जितने भी अपराध इस कानून के तहत हैं वह आपका कॉग्निजेबल होंगे, संज्ञेय होंगे, यानी कि पुलिस वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकेगी। इसके बाद आपका दीजिएगा अजमानती होंगे, यानी कि आपका कह सकते हैं कि जमानत पाना अभियुक्त का अधिकार नहीं होगा, किसका विवेकाधिकार होगा? न्यायालय का। और आपका न्यायालय का और अग्रिम जमानत मिलेगी कि नहीं? नहीं मिलेगी। ये सब मामले हैं, यानी कि आपका प्रियम्बल बताया गया। इसके बाद आपका जो दूसरा क्वेश्चन बनता है वह क्वेश्चन संशोधन से बनता है कि आपका 2015 में कौन कौन संशोधन किए गए महत्वपूर्ण, उसको बताइए। और 2018 में आपका क्या संशोधन किया गया है उसको बताइए। तो 2018 का संशोधन 18A जोड़ा गया और 2015 में तमाम धाराओं में संशोधन किए गए। एक जो मैं क्या मैंने क्या बता रहे हैं बताइए तो उसको बताया जाए। देख ले रहे हैं भाई, हो सकता है 16, हाँ 2000। एक सेकंड भाई, नहीं नहीं आपका 18A में देखना है भाई, 16 वो 18A में हम देख ले रहे हैं। 2018 में जोड़ा गया हो, लिखा है अधिनियम क्रमांक 27 सन 2018 की धारा 2 द्वारा और दिनांक 20/8/2018 से अंतर। वो 2016 में भी देखिए 2015 में संशोधन हुआ, 16 में लागू हुआ, तो बताया जाएगा। अभी ये थोड़ा कि संशोधन बता दिया गया। जैसे कि आपका मैंने संशोधन 2005 में CRPC में हुआ और 23 जून 2006 को लागू हुआ, तो बताते समय वो बताया जाएगा, कल अब बताया जाएगा आपका। पहले आपका धारा 18A एक बार पढ़ कर आइए तो अच्छा रहेगा, हम तो बता ही रहे हैं, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन हो जाए तब एक ही दिन लिखवाया जाए। और भाई एक और एक दो सूचनाएं हैं आपका। जो सोमवार को आपका शिक्षक दिवस है, तो 5 सितंबर को कार्यक्रम रखा गया है और आपका सुबह 9 बजे से। तो आपका 5 सितंबर को क्लास ऑफ रहेगी और आपका रंगारंग कार्यक्रम होगा। जो लोग आना चाहते हैं आकर लुत्फ उठाएं, क्योंकि 2.5-3 साल हो गया कोई कार्यक्रम कराए। 15 अगस्त को कराना था लेकिन आपातकाल आ गया APO का। अब लोग कहे कि 3-4 घंटा नुकसान होगा,